लो फटाफट मैं एक बार मालदेव रिवीजन करवा दूं आपको कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी, जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी। और अपने पिता के राज्यकाल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल 2 परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। और बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास क्षेत्रों पर कब्जे किए। नागौर में दौलत खान को हराया था, जालोर के अंदर सिकंदर खान को हराया था, भादराजून में उसने वीरा सिंघल को हरा दिया था, सिवाना के अंदर उसने डूंगर सिंह को हरा दिया था, जैसलमेर वाले भाटियों से उसने फलोदी छीन लिया था, मेड़ता में वीरमदेव को हराया था, बीकानेर में जेतसी को हराया था। फिर हमने उसके संबंध पढ़े थे, मेवाड़ वालों के क्या साथ क्या संबंध रहे। खानवा के युद्ध में राजकुमार की हैसियत से सांगा का साथ दिया, घायल सांगा को बैटलफील्ड से बाहर लेकर आया था। कर्मावती के टाइम में विक्रमादित्य जब राजा था तब उसने सहायता की थी गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ। उदय सिंह को राजा बनाने में, उदय सिंह को मावली का युद्ध जितवाने में सहायता की। लेकिन बाद में हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो हाजी खान पठान की तरफ से लड़ा था और उदय सिंह को हराता है। फिर बीकानेर वालों के साथ क्या रिलेशन थे, तो बीकानेर वालों के साथ उसने युद्ध किया था, पाहिबा का युद्ध या साहिबा का युद्ध। बीकानेर के राजा जैत सिंह को 1541 में उस युद्ध में हराया, जैत सिंह मर गया। उसका बेटा कल्याणमल जो था वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कुंपा को बना दिया था। मेड़ता में राजा वीरमदेव के साथ में दरिया जोश नाम के हाथी को लेकर उसका विवाद था, उसने उससे मेड़ता छीन लिया था। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद उससे सहायता मांगी थी। जोगी तीर्थ नाम के स्थान से उसके पास 3 दूत भेजे थे, मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उसने बीकानेर देने का वादा भी किया था, पर हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से उधर अमरकोट में वीर साल सोढ़ा के पास चला जाता और वहां पे शरण ले लेता जाके। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई हुमायूं और मालदेव यदि दोनों उस टाइम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा देते तो दोनों मिलके शेरशाह सूरी को हरा सकते थे और अफगानों का शासन समाप्त कर सकते थे। शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हुई क्यों, क्योंकि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते थे। मालदेव की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके ठेठ आपके दिल्ली की सल्तनत तक छू रही थी, वहां तक मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था। उधर शेरशाह है वो कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली में जगह पड़ती है। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह फूट डलवा देता है, मालदेव वापस लौट गया। जेता और कुंपा लड़े थे उस युद्ध में, 12,000 फौजी थे। शेरशाह की तरफ से कल्याणमल वीरमदेव भी थे, 80,000 की फौज थी। फिर भी उसको अपने रिजर्व बटालियन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतना पड़ा। और जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर हमने पढ़ा कि खवास खान का कब्जा करके शेरशाह तो वापस चला गया था। जाते टाइम उसने जो मेवाड़ का राणा था उदय सिंह, उससे भी संधि कर ली थी। पर जैसे 1545 में उसकी मृत्यु की खबर आई, मालदेव जो सिवाना गया हुआ था, सिवाना जो कि राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, वहां से निकल के वापस आया और उसने जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया था। फिर हमने उसके निर्माण कार्य पढ़े थे कि जोधपुर का परकोटा रैम्पार्ट बनवाया था, सोजत में, रिया में, मेड़ता में, पोखरण में किले बनवाए थे। उसके रूठी रानी उमादे जो जैसलमेर के राजा रणकरण भाटी की बेटी थी, बारमली नाम की दासी की वजह से नाराज हो गई थी, उसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। फिर उसके विद्वान थे ईसरदास जी, जिनकी किताब है हाला झालारी कुंडलियां, उसी का नाम है वीर सतसई। एक किताब है देवयान, एक किताब है हरिरस। और आसानंद जी जो पाहिबाग युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे, जो उमादे को वापस भेज देते, तो उमादे भटियाणी कवित जो बारमली को लेने के लिए गए थे, तो बागा बारमली दुआ, और एक लिखी थी गोगा जीरी पेड़ी। और फिर उसकी उपाधियां हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, चंद्रसेन के मुख्यतः सबसे जो बड़ा बेटा था उसका नाम था राम, सॉरी मालदेव के। वो याद किया कि नहीं किया, तो थोड़ा सा टॉपिक था, चंद्रसेन ने पढ़ाया था, याद कर ही लिया होगा आपने। लो मैं फिर भी रिवीजन करवा दूं उसका, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के लिए अपने काम का है। तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि मालदेव अपने 2 बड़े बेटों को राजा नहीं बनाता है। एक बड़े बेटे का नाम था राम, उसको तो निष्कासित ही कर दिया था, यहाँ से निकाल ही दिया था, उसको नहीं बनाया था। और फिर उदय सिंह को भी नहीं बनाया था, तीसरे बेटे चंद्रसेन को बना दिया था। इसलिए बड़े वाले बेटे नाराज हो गए थे, हालांकि राजी करने की कोशिश की थी। राम को गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दी थी, एक रायमल और भाई था उसको सिवाना दिया था, चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाया, पर वो बाकी वाले भाई नहीं माने। और उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच तो लोहावट के अंदर युद्ध भी हो गया था आपने। लेकिन फाइनली चंद्रसेन एक बार तो किले पर बैठ ही जाता है, जोधपुर पे कब्जा कर ही लेता है। पर राम उधर अकबर के पास गया। अकबर तैयार बैठा था, मालदेव जैसे बड़े शासक के टाइम तो अकबर की पार नहीं पड़ी आक्रमण करने की। अब उसे लगा यार मालदेव के खुद के घर में लड़ाई हो रही है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। और भाई अकबर ने हुसैन कुली खान को आगे जा भाई सहायता कर राम की। तो 1564 में हुसैन कुली खान अपने यहाँ पर हमला करता है जोधपुर पर। चंद्रसेन को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, भाई की सेना आई है, साथ में हुसैन कुली खान भी आया, तो किला खाली करके भादराजून, जालोर के अंदर अपनी जगह पड़ती है भादराजून, वहां पर चला गया। इतने में 1570 के अंदर अकबर अजमेर आया हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए। जब यहाँ पर आया हुआ था तो अकबर नागौर जाता है और नागौर जाके पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बुलाता है और बुला कहता है कि यार अपने अकाल पड़ा हुआ तो अकाल पे बात करनी है, सारे आओ यहाँ पे। गए भाई सारे राजा वहां पे। वहां पे बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, जैसलमेर का राजा हरराज आया था, चंद्रसेन का छोटा भाई उदय सिंह गया था। और ये जाके अकबर के पास जाते हैं, तो अकबर इनको कहता है भाई बाकी अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे, तुम तो ये बताओ संधि कौन कौन कर रहे हो। और इन तीनों ने संधि कर ली, ये तीनों अकबर के मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं चंद्रसेन भी बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन जब चंद्रसेन ने जाके देखा कि अकबर का पूरा झुकाव उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो उसको लगा अपने को तो कुछ मिलना नहीं। तो कहते हैं वो बिना अकबर से मिले कैंप खाली करके वहां से वापस आ गया। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा मेरे से मिलेगा भी नहीं तू। और उसने भादराजून पे अटैक कर दिया। भादराजून पे किया तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। सिवाना के बारे में मैंने बताया था, वो एक तरीके से राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, राठौड़ों का सेफ हाउस था।
सिवाना गया, सिवाना पर अटैक हुए तो आगे वो पीपलुंद की तरफ गया, पीपलुंद पर अटैक हुए तो कणूजा चला गया। उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर ने अटैक करने बंद नहीं किए। फाइनली पाली के अंदर अपने सारण की पहाड़ियां हैं, वहां सिंचियाई नाम के गांव में रुका हुआ था। एक सामंत था बेरसल राठौड़ नाम करके या बेरीसाल राठौड़ नाम करके, उसके घर पे खाना खाने के लिए गया था। पहले दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी थी, मेल मिलाप का प्रयास किया गया था। वहां से आते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि उन बाकी लोगों ने जहर दे दिया था बेरीसाल ने मिलकर कि भाई ये मान नहीं रहा, ऐसे कब तक पार पड़ेगी अपने। अब हम कहते हैं कि चंद्रसेन जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप लड़ा था उसी प्रकार मारवाड़ में चंद्रसेन लड़ा। विश्वेश्वरनाथ रेव नाम के बड़े इतिहासकार में उन्होंने कहा चंद्रसेन को कि वो मारवाड़ का प्रताप है। फिर लोगों ने कहा था प्रताप ने तो 1572 में लड़ना शुरू किया था, बंदा तो 1570 नागौर के बाद में लगातार लड़ा है। तो कहा भाई वो कहीं ना कहीं प्रताप के आगे आगे चलने वाला है, पाइनियर है, वो पाइनियर ऑफ प्रताप है। पर लोगों ने कहा कि प्रताप बाद में याद रखा गया, लेकिन चंद्रसेन बाद में इतना याद नहीं रखा गया लोगों द्वारा, इसलिए चंद्रसेन फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है, विस्मृत नायक है वो मारवाड़ का। हम कहते हैं फिर उसको मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए, क्यों कहा जाता है? तो हम कहते हैं साहब दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोनों के लड़ने का तरीका एक ही था, गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं, उस तरीके से लड़े थे। दोनों के जो भाई थे वो अगेंस्ट थे। प्रताप के उधर जगमाल, सगर, शक्ति सिंह अगेंस्ट हो गए थे, इधर आपके राम, उदय सिंह, ये सारे अगेंस्ट हो गए थे। दोनों के एक मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पे अकबर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो थोड़ी सी लैंड बची हुई थी उसके दम पर दोनों लड़ाई की। हम पढ़ते हैं कि उधर चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और एक बार तो कुंभलगढ़ गोगुंदा वाला टोटल इलाका अकबर के पास चला गया था। इधर भी बहरादून, सिवाना, नागौर, मेड़ता, अजमेर वाला सारा इलाका अकबर के पास में चला गया था। तो ये इनके बीच में कुछ समानताएं हैं। अब फिर हम कहते हैं कि जब चंद्रसेन और प्रताप में केवल समानता ही नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंसेज भी है, दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज भी है। जैसे तो कि प्रताप का जो मुगलों का रेजिस्टेंस है, मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, वो उसके कोरोनेशन के साथ ही क्लियर कट है कि मुझे मुगलों से लड़ना है, और उस बंदे ने एक बार भी मुगलों के साथ संधि की कोशिश नहीं की। पर यहाँ चंद्रसेन वाला 1570 के बाद ही शुरू होता है, नागौर कोर्ट के बाद ही शुरू होता है, तब तक थोड़ा सा मामला डामाडोल लगता है। प्रताप वाला प्रताप के मरने के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। यहाँ चंद्रसेन के मरने के बाद उसके भाई वगैरह संधि कर लेते हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाया था। प्रताप कहीं ना कहीं मुगलों से आमने सामने की टक्करें लेता है, बैटल ऑफ डिवेर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चंद्रसेन ऐसा कोई डायरेक्ट बैटल नहीं लड़ पाया था, हमेशा वो छापा मार में लगे रहे थे। हम कहते हैं कि प्रताप एक परमानेंट बेस बना लेता है चावंड में, चंद्रसेन ऐसा कोई परमानेंट बेस नहीं बना पाया था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह चलता रहा था। प्रताप कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक को शामिल करने में सफल हो जाता है, चंद्रसेन के लिए कहा जाता है कि लोकल पब्लिक को शामिल नहीं कर पाया था अपने साथ में। फिर कहा कि जब इतने डिफरेंसेज है तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए? पर हम कहते हैं कि भाई आप डिफरेंसेज यदि देखते हो तो थोड़ी सी कंडीशन और देखिए। प्रताप की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, प्रताप हिली एरियाज के अंदर था, जहां पे छापामार युद्ध बहुत सरलता से किया जा सकता है और खाने पीने की सामग्री भी खूब सारी मिल जाती है। चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं था, बहुत ही एडवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, जहां पे एक डेजर्ट पड़ा है, प्लेन डेजर्ट पड़ा है, ना खाने पीने की कोई वस्तु, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, कहां से पैसे आए, कहां छुपो आप जाके। फिर दूसरा, प्रताप को भामासा और ताराचंद जैसे डोनर मिल गए थे, या मारवाड़ मंगतों की धरती थी, चंद्रसेन को ऐसा कोई डोनर और नहीं मिल पाया था, उसके बावजूद बंदे ने संघर्ष किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर नागौर कोर्ट की बात कर रहे थे, 1570 में अकबर नागौर कोर्ट लगाता है। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे फेमाइन रिलीफ वर्क्स स्टार्ट करने हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं जो राजस्थान के राजा है, राजस्थान के रूलर्स है, उनको अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ, कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने, जैसलमेर के राजा हरराज ने, उदय सिंह ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अकाल राहत के तहत भी उसने यहाँ पर एक पॉन्ड बनवाया था, शुक्र पॉन्ड बनवाया था उसने। जब चंद्रसेन अब यहाँ से चला गया, जोधपुर किसको दे, एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया? तो कल्याणमल का बेटा था राय सिंह, बीकानेर का जो राजकुमार था, उसको यहाँ 3 साल के लिए 1572 से लेकर 1574 तक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। नागौर कोर्ट राजस्थान की हिस्ट्री का वाटर साइड है। नागौर कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि कौन मुगलों के साथ और कौन मुगलों के खिलाफ है। नागौर कोर्ट ये भी तय कर देता है कि अब आगे जो राजस्थान में राजा बनेंगे वो कहीं ना कहीं मुगल डिपेंडेंट किंग होंगे, वो लड़ेंगे, बहादुरी अब भी होगी, लेकिन वो बहादुरी किसके लिए होगी? उनकी मुगलों के लिए। नागौर कोर्ट से एक बार एक अच्छा डिप्लोमेट ठहरता है और उसने बिना लड़े राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, राजस्थान के राजाओं को अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवा दी थी। एक पॉजिटिव पक्ष उसका यह है कि जब कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं युद्ध बंद होते हैं। युद्ध बंद होते हैं तो पीसफुल एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टेब्लिश होता है, और पीसफुल एनवायरनमेंट कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इसके बाद भी देखा गया, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको, कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स है उसका तो विकास ही पूरा का पूरा अकबर के समय में हुआ है, क्योंकि तब तक जाके राजस्थान में शांति स्थापित हो गई थी। आज अपने उससे आगे पढ़ते हैं, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे। मैंने बताया कि 1581 के अंदर चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, अकबर जोधपुर को खालसा कर देता है। खालसा का मतलब वह भूमि जो सीधे सेंटर के अधीन हुआ करती थी, वह भूमि जो सीधे केंद्र के पास में रहा करती थी, उसको बोलते थे खालसा। 2 साल तक खालसा रखा। उसके बाद में उसने चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह, जो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, उसको जोधपुर का राजा बनाया। अजीत सिंह पढ़े थे अपन ने, लो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपका जल्दी से। तो जसवंत सिंह के पैटर्न बताए थे मैंने, संरक्षक बताए थे राज सिंह कुंपावत, और फिर जब शाहजहां के टाइम में मुगल सक्सेशन बैटल हुए थे उनके बारे में हम बात